नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 32 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 33वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन हर बार आपके सेटेड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उन्हें आप बिल्कुल नोट डाउन करते चले, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले वंशानुक्रम के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में आपको वातावरण के बारे में भी पूरे विस्तार तरीके से बताऊंगा। बात करें दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में, तो देख सकते हैं कि मानव विकास तथा मानव के व्यवहार का जो अध्ययन होता है, जो कि दो प्रमुख कारक होते हैं, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि दोस्तों नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है जन्म जात यानी कि वंशानुक्रम। ये आपके वो महत्वपूर्ण कारक है जो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। नंबर 2 पर आपका आ जाता है जन्म के बाद प्रभावित करने वाले कारक में एक आपका वातावरण, यानी कि जो वंशानुक्रम और वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं आपके विकास को और आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, इसी के बारे में हमको बिल्कुल पढ़ना है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतर्गत। बात करें नंबर 1 पर वंशानुक्रम यानी कि आनुवांशिकता के बारे में, तो देख सकते हैं कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन सभी गुणों से होता है जो किसी संतान को उसके माता पिता या फिर पूर्वजों से प्राप्त होता है। ये सभी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होंगी कि जो आपके माता पिता या फिर आपके पूर्वजों से आपको गुण प्राप्त होते हैं वही आपके वंशानुक्रम कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों इसकी जो कुछ परिभाषा है वो बिल्कुल कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दी भी गई है, तो इसके बारे में भी आपसे आपके सीटेट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वंशानुक्रम की जो अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा दी गई है, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद और भी चीजें हम आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताएंगे। बात करें दोस्तों वंशानुक्रम के बारे में वुडवर्थ के अनुसार, तो देख सकते हैं कि वुडवर्थ साहब जो है वो कहते हैं कि वंशानुक्रम उन समस्त तत्वों का समावेश होता है जो प्राणी में गर्भाधान के समय से जीवन प्रारंभ करते समय तक विद्यमान होता है। यानी कि दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट टू लाइन पूछा जाने वाला है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ समझना है नहीं, चीजों को बस आपको अच्छे से बिल्कुल याद करके रट लेना है, या फिर कैसे भी करके आपको इनको बिल्कुल याद कर लेना है। यानी कि वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम उन समस्त तत्वों का जो है समावेश होता है जिसमें प्राणी जो है वो गर्भाधान से लेकर के जीवन के प्रारंभ समय तक चीजों को सीखता है। यही सभी चीजें बिल्कुल आपकी वंशानुक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें जेम्स ड्रेवर साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि माता पिता की जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में अवतरण होता है वही वंशानुक्रम होता है। यानी कि आपके जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक विकास मानसिक विशेषताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जब आपके अंदर वो चीजें आती हैं तो इसी को हम कहते हैं कि वंशानुक्रम, यानी कि ये अनुवांशिकता के तहत आपके अंदर ये चीजें बिल्कुल आ रही हैं, ऐसा जेम्स ड्रेवर साहब बिल्कुल कहते हैं। अगले नंबर पर बात करें वीएन झा साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि प्राणी की जन्मजात विशेषताओं का जो योग होता है वही वंशानुक्रम होता है। जबकि अगले नंबर पर रूथ बेनेडिक्ट साहब के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि गुणों का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। यानी कि आपके जो माता पिता के अंदर गुण है वो अगर आपके अंदर आ जाते हैं तो यही बिल्कुल वंशानुक्रम है, ऐसा जो है रूथ बेनेडिक्ट साहब के अनुसार बिल्कुल ये कही गई है। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें राज साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि राज साहब कहते हैं कि एक संतान से भावी संततियों में परंपरागत विशेषताओं का जो हस्तांतरण होता है वही वंशानुक्रम होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है, आपको डायरेक्ट ये आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले, तो यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें कुछ समझाना है नहीं, बस आप उनको याद कर लीजिए। अगर आपके परिभाषाओं से संबंधित ये क्वेश्चन बनते हैं तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों वहीं पर आपके वंशानुक्रम के कुछ नियम या फिर सिद्धांत होते हैं, वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बिल्कुल दिए गए, उनके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका जाता है कि मेंडल का नियम। यानी कि मेंडल साहब ने बिल्कुल वंशानुक्रम के सिद्धांत को दिया है, नियम को बताया है, वो क्या है अगर उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इस नियम का जो प्रतिपादन है वो ग्रेगर जोहन मेंडल नामक के एक पादरी ने किया था। कभी कभी तो इनका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि ग्रेगर जोहन मेंडल जो है वो मेंडल साहब का पूरा नाम था। इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को बिल्कुल निर्धारित किया था। इसी कारण इन्हें हम आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। यानी कि आनुवंशिकता का जनक से अगर आपको क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये उत्तर सही करना है कि आनुवंशिकता के जो आपके जनक हैं वो बिल्कुल मेंडल साहब हैं, यानी कि ग्रेगर जोहन मेंडल।
वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें वीजमैन का सिद्धांत यानी कि वीजमैन साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि इनके अनुसार जो है वो शरीर निर्माण करने वाला बीजकोष जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। यह मानव के सदा गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित रहते हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलते रहते हैं। यानी कि दोस्तों जो ये वंशानुक्रम है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बिल्कुल चलता रहता है, क्योंकि इनके जो बीजकोष होते हैं वो बिल्कुल नष्ट नहीं होते, ऐसा वीजमैन साहब कहते हैं। और इसी के आधार पर इनका बिल्कुल ये सिद्धांत का नाम भी पड़ा है। परंतु यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ आधुनिक आलोचक है इनके अनुसार जो है वीजमैन का जो सिद्धांत है वंशानुक्रम की जो संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या को संतोषजनक ढंग से नहीं कर पाता है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है ये सर्वाधिक मान्य नहीं हुआ, यानी कि इनके सिद्धांत को माना नहीं गया। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें गाल्टन महोदय के अनुसार, तो देख सकते हैं कि गाल्टन का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति को गुण या अवगुण अपने माता पिता से ही नहीं वरन इनके परदादा या फिर अन्य पूर्वजों से भी क्रमशः मिलते हैं। जैसे अगर माता पिता से इनके 1/2% मिलते हैं तो दादा दादी से 1/4 भाग मिलते हैं और परदादा परदादी से 1/8 भाग मिलते हैं। इसी प्रकार ऐसे आप जैसे पीढ़ी बढ़ाते चले जाएंगे तो वैसे इनका जो परसेंटेज है वो बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल आपको यहाँ पर याद करके रखनी है, यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नंबर 4 पर बात करें समानता का नियम को लेकर के, तो देख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जो है वो प्रत्येक संतान में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान जो होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान माता पिता की संतान जो होती है वो बुद्धिमान तथा मूर्ख माता पिता की जो संतान होती है वो मूर्ख होती है। लेकिन ये कभी कभी सही नहीं होता है, कभी कभी आपको ज़्यादा बुद्धिमान माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो आपको मूर्ख भी देखने को मिल जाते हैं। तो समानता का नियम कह सकते हैं कि ज़्यादातर तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन कहीं कहीं केस में ये बिल्कुल गलत भी पाया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत से तात्पर्य आपका विपरीत गुणों से उत्पन्न होने से है। अर्थात जैसे आप कह सकते हैं कि मंद बुद्धि वाले माता पिता के जो होते हैं प्रखर बुद्धि वाले बच्चे का होना या फिर प्रखर बुद्धि वाले माता पिता के मंद बुद्धि वाले बच्चे का होना, ऐसा जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बता दिया कि जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत बुद्धिमान है तो आपका बच्चा भी बहुत ही बुद्धिमान होता है। इसीलिए यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल दी गई, प्रत्यागमन का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत। तो कभी कभी यहीं से आपसे प्रश्न बिल्कुल फंसा देता है कि अगर मान लीजिए बुद्धिमान माता पिता के संतान बुद्धिमान होते हैं तो वो कौन सा नियम है, तो आपको बिल्कुल समानता का नियम बताना है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि बुद्धिमान माता पिता के अगर मूर्ख बच्चे हो रहे हैं तो वो कौन सा सिद्धांत है, तो आपको प्रत्यागमन का सिद्धांत बताना है। यहीं से आपका ज्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहीं से आपका सीटेट के एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। अब दोस्तों वहीं पर देख सकते हैं कि कुछ मैंने महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पर भी लिख लिया है, यानी कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल लिखी हुई है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है, चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। अगर आपसे कभी बात कर ले तो आपके गुणसूत्र जो होते हैं कुल 46 होते हैं, लेकिन अगर जोड़े में आपसे पूछ ले तो कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो 22 जोड़े होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिमवें जो 23वें नंबर का जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23वां जोड़ा होता है। यानी कि आप ये मान के चलो कि मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है और नर का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके ये चीज़ें बिल्कुल लिख दी हैं। यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यकीन मानिए आप सीटेट के एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों वहीं पर हम लोग बात करें वातावरण के बारे में, तो देख सकते हैं कि वातावरण का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हम उसके पर्यायवाची शब्द पर्यावरण का प्रयोग करके समझेंगे तो आपको ज्यादा चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। यानी कि पर्यावरण जो शब्द होता है वो दो शब्दों परिधन आवरण से मिलकर के बना होता है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। अर्थात वस्तु के चारों ओर चेतन या फिर अचेतन रूप से छाई हुई वो सभी वस्तु को ही हम पर्यावरण या फिर वातावरण कहते हैं। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि का अर्थ क्या होता है और आवरण का अर्थ क्या होता है। तो ये चीजें मैंने आपको बिल्कुल पर्यावरण के सेक्शन में भी बता दिया, जो आपकी ईवीएस की क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीजें बिल्कुल विस्तार तरीके से बता दी हैं। तो अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको एक एक क्लास जो है ईवीएस की मिल जाएगी, वहां से आप इस ईवीएस की भी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी।
बात करें दोस्तों वातावरण के प्रकार के बारे में, तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है आंतरिक वातावरण और नंबर 2 पर आपका आ जाता है बाह्य वातावरण। बात करें आंतरिक वातावरण के बारे में, तो देख सकते हैं कि आंतरिक वातावरण से तात्पर्य जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की जो परिस्थितियों से होता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बाह्य वातावरण के बारे में बात करें, तो देख सकते हैं कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं, जो मानव पर विपरीत या फिर अनुकूल प्रभाव डालती हैं। ये भी आपके 2 प्रकार की होती हैं। तो कभी कभी आपसे बाह्य वातावरण के जो 2 प्रकार है उनके बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है। अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है भौतिक वातावरण, यानी कि इनके अंदर वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं जो कि व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे आपका जो है पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वृक्ष हो गया, यानी कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें होती हैं वो आपके भौतिक वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें आपके सामाजिक वातावरण के अंतर्गत, तो इसमें जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं वे सारी चीजें बिल्कुल कहीं ना कहीं आ जाती हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल लिख भी दी है कि सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत मानवकृत वस्तुएं आती हैं, जैसे आपका रीति रिवाज हो गया, रहन सहन हो गया, प्रथाएं हो गया। ये सभी चीजें व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं, जो कि निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए कि आपका नंबर 1 पर आ जाता है आर्थिक वातावरण, यानी कि इसमें समाज की आर्थिक क्रियाओं जैसे कि आपका संपत्ति का उपयोग हो गया, शिक्षा हो गया, नौकरी हो गया आदि जो है वो मानव के जीवन पर कहीं न कहीं प्रभाव डालती हैं, तो ये आपका आर्थिक वातावरण के अंतर्गत आ जाती है। बात करें सांस्कृतिक परिस्थिति के अंतर्गत, तो देख सकते हैं कि सांस्कृतिक परिस्थिति के अंतर्गत वे चीजें आ जाती हैं जो आपकी संस्कृति और सभ्यता से कहीं न कहीं संबंधित होती हैं, जैसे आपकी रीतियां हो गई, रूढ़ियां हो गई, प्रथाएं हो गए, रहन सहन का ढंग हो गए। ये सारी चीजें बिल्कुल आपकी सांस्कृतिक परिस्थिति के अंतर्गत आ जाती है। बात करें दोस्तों नंबर 3 पर, तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है मन सामाजिक परिस्थिति, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम मन सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। तो यहां से आपके बिल्कुल अगर आप नाम याद करके रखते हैं तो ज्यादा चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि नाम से मिलते जुलते सारे एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो अगर ये सारे एग्जाम्पल भी आपको याद रहेंगे तो वहां पर आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों बात करें वातावरण के महत्व के बारे में कुछ लेकर के, तो देख सकते हैं कि वातावरण का जो महत्व होता है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, यानी कि वातावरण मानव जीवन की जो है वो आधारशिला होती है। वातावरण से ही मानव का विकास जो है वो तय होता है कि मानव का विकास किस दिशा में होगा, यानी यदि मानव को अनुकूल वातावरण मिला तो वह मानव का विकास होगा, जबकि अगर प्रतिकूल वातावरण मिला तो मानव का विकास जो है वो गलत दिशा में हो जाएगा। यानी कि अगर आपको मान लीजिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो आपका विकास होगा वो बिल्कुल सही दिशा में होगा, लेकिन अगर आपको विपरीत वातावरण मिल गया, प्रतिकूल वातावरण मिल गया, तो आपका जो विकास है वो भी कहीं ना कहीं गलत दिशा में हो जाएगा। ये आपका वातावरण का महत्व है। अतः देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अनुकूल वातावरण में मानव का जो स्वाभाविक विकास होता है और प्रतिकूल वातावरण में विकास जो है कुंठित और अवरुद्ध हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। अब यहाँ पर वातावरण के जो आपके यहाँ पर महत्व उनके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक है वो भी आपसे कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो ये भी आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर मैंने सम्मिलित कर लिया है वाटसन के अनुसार, यानी कि वाटसन साहब क्या कहते हैं कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जज जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये ऐसा इसलिए करें क्योंकि ये बच्चे को वैसा वातावरण देंगे, अगर उसे डॉक्टर बनाना है तो वो ऐसा माहौल देंगे, ऐसा वातावरण देंगे कि बच्चा कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाएगा। अगर उनको चोर बनाना है तो बच्चे को वो चोर का माहौल देंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं चोर बन जाएगा। इसलिए वाटसन साहब ये कहते हैं कि आप मुझे चाहे जितने भी बच्चे दे दो, मैं उसे जो चाहूंगा उसे वैसा ही बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर, बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव ये डालेंगे और वातावरण का प्रभाव मिलते ही बच्चा जो है उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करना बिल्कुल शुरू कर देगा। अगले नंबर पर बात करें जॉन लॉक के अनुसार तो देख सकते हैं कि जन्म के समय बालक कोरी यानी कि खाली स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी जानकारियां नहीं होती है, आप उसे जिस दिशा में चाहे उस दिशा में बिल्कुल मोड़ सकते हैं, यानी कि उसे आप जैसा वातावरण देंगे वैसे ही वो बिल्कुल बन जाएगा। अगले नंबर पर बात करें क्रो एंड क्रो साहब के अनुसार तो देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो निर्माण होता है न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, बल्कि यह जैविकी विरासत और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज होती है, यानी कि
दोस्तों ये क्रो एंड क्रो साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो न तो केवल वंशानुक्रम से होता है और न ही केवल वातावरण से होता है, बल्कि इनका जो विकास होता है वो जैविकी विरासत और सामाजिक विरासत दोनों को मिला करके होता है। अगले नंबर पर बात करें वुडवर्थ और मार्क्स के अनुसार तो देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है, ऐसा बिल्कुल वुडवर्थ और मार्क्स साहब का मानना है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे का विकास जो है केवल वंशानुक्रम से ही होता है या फिर कह सकते हैं कि आप वातावरण से ही होता है। इनके अनुसार वुडवर्थ और मार्क्स साहब के अनुसार जो है बच्चे का जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण को लेकर के मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल बता दी हैं। आप इन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं क्योंकि यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बिल्कुल सामाजिकरण के बारे में होने वाली है, तो आपसे सिर्फ गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जो कल की वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के माध्यम से, और आप उसी के अनुरूप अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी को भी कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।